31 जुलाई 1969 कैलिफोर्निया के एक न्यूज़पेपर ऑफिस में एक एनोनिमस एनवलप पहुंचता है। किसी को उस वक्त अंदाज़ा भी नहीं था कि इस एनवलप के अंदर मौजूद कुछ पेजेस अमेरिका की हिस्ट्री के सबसे नोटोरियस अनसॉल्व्ड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में से एक की शुरुआत करने वाले थे। ये सिर्फ एक लेटर नहीं था, ये एक चैलेंज था, और उस चैलेंज के पीछे था एक ऐसा इंसान जिसका असली नाम आज भी किसी को नहीं पता। You got me up and I keep bleeding, I keep bleeding, love. I keep bleeding, I keep 1960s का अमेरिका बाहर से देखो तो प्रोग्रेस का दौर था। नए हाईवेज, मसल कार्स, रॉक म्यूजिक और रैपिडली चेंजिंग सोसाइटी। लेकिन इसी पीरियड में कैलिफोर्निया के कुछ क्वाइट टाउन्स में लोगों ने एक ऐसा खौफ महसूस किया जिसे कोई समझ ही नहीं पा रहा था। वलेहो, नापा काउंटी, सैन फ्रांसिस्को, ये सिर्फ शहरों के नाम नहीं थे। अगले कुछ महीनों में ये एक ऐसे इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनने वाले थे जिसे दुनिया आज भी नहीं भूल पाई है। 20 दिसंबर 1968 लेक हेरमन रोड, बेनिशिया, कैलिफोर्निया। क्रिसमस बस उस दिन दूर था। 16 साल की बेटी लो जेनसन और 17 साल के डेविड आर्थर फराडे दोनों हाई स्कूल स्टूडेंट्स थे। उस रात डेविड ने बेटी को उसकी फ्रेंड के घर से पिक किया, जैसे कई यंग कपल्स करते थे। वैसे ही दोनों सिटी की लाइट से दूर एक सेक्लूडेड लवर्स लेन की तरफ निकल गए। लेक हरमन रोड का वो एरिया शांत था, दूर दूर तक अंधेरा और कभी कभी गुजरने वाली गाड़ियों की हेडलाइट्स। रात करीब 11 बजे के बाद उन्होंने अपनी कार पार्क की। ये उन दोनों के लिए एक नॉर्मल इवनिंग थी, कम से कम उन्हें ऐसा ही लगा। क्या वो तुम्हारा पति था? इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक 11:05 और 11:10 के बीच एक दूसरी गाड़ी उनकी कार के पास आकर रुकी। वो लगभग 10 फीट दूर पार्क हुई। ड्राइवर बाहर निकला। अगला सब कुछ सिर्फ कुछ ही मिनट्स में हुआ। एविडेंस के मुताबिक अटैकर ने कपल पर बिना किसी वार्निंग के फायरिंग शुरू कर दी। डेविड फराडे को सिर पर गोली लगी। बेटी लो जॉनसन गाड़ी से निकलकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच नहीं पाती। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था कि पूरा अटैक सिर्फ 2 या 3 मिनट के अंदर खत्म हो गया। जब पुलिस पहुंची, उनके पास ना कोई आई विटनेस था, ना कोई क्लियर मोटिव, ना रॉबरी, ना पर्सनल रिवेंज, ना कोई ऑब्वियस साइन, बस एक क्राइम सीन और बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस। पुलिस ने दर्जनों लोगों से क्वेश्चनिंग की, कार्स चेक की गई, नियर बाय रेजिडेंट्स से पूछताछ हुई, लेकिन हर लीड डेड एंड निकली। एविडेंस इतना कम था कि इन्वेस्टिगेटर्स किसी एक सस्पेक्ट तक भी नहीं पहुंच सके। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये बस शुरुआत है। यार तुमने हमें सचमुच डरा दिया। अगर ये सिर्फ एक आइसोलेटेड मर्डर होता, शायद हिस्ट्री इसे कब का भूल चुकी होती, लेकिन सिर्फ 6 महीने बाद वही रीजन फिर से खून से रंगने वाला था और इस बार एक सर्वाइवर बचने वाला था। दूसरा हमला और एक ऐसी फोन कॉल जिसने इन्वेस्टिगेशन की पूरी डायरेक्शन ही बदल दी। लेक हरमन रोड के डबल मर्डर को 6 महीने बीत चुके थे। पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की, एविडेंस कलेक्ट किया और हर पॉसिबल लीड को फॉलो किया, लेकिन हर बार इन्वेस्टिगेशन एक डेड एंड पर आकर रुक जाती थी। ना कोई क्लियर मोटिव, ना कोई रिलायबल सस्पेक्ट और ना ही ऐसा फोरेंसिक एविडेंस जो किसी एक इंसान की तरफ सीधा इशारा करता हो। लोगों को लगने लगा था कि शायद ये केस कभी सॉल्व ही नहीं होगा, लेकिन 4 जुलाई 1969 की रात सब कुछ दोबारा बदलने वाला था। उन्हें गोली मारी गई 9 मिलीमीटर लूगर पिस्तौल से। अमेरिका इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा था। शहर में फायरवर्क्स थे, म्यूजिक था, लोग अपने परिवारों के साथ खुशियां मना रहे थे। इसी रात 22 साल की डार्लिन फेरिन और 19 साल का माइकल मैगाऊ ड्राइव पर निकले। दोनों ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क के पार्किंग एरिया में रुक गए, जो उस वक्त कपल्स के लिए कॉमन मीटिंग स्पॉट माना जाता था। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक
कुछ देर बाद उन्होंने नोटिस किया कि एक दूसरी गाड़ी आसपास घूम रही है। पहले वो गाड़ी चली गई लेकिन लगभग 5 मिनट बाद वापस आई। इस बार उसने उनकी कार के बिल्कुल पास अपनी गाड़ी रोक दी। गाड़ी से एक आदमी उतरता है, उसके हाथ में फ्लैशलाइट थी। अंधेरा इतना था कि डार्लिन और माइकल को लगा शायद कोई पुलिस ऑफिसर रूटीन चेक के लिए आया है। उन्होंने खिड़की नीचे कर दी, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने इस केस को अमेरिका का सबसे मशहूर अनसॉल्व्ड इन्वेस्टिगेशन में बदल दिया। बिना कोई बात किए उस आदमी ने फायरिंग शुरू कर दी। कार के अंदर बैठे दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। माइकल ने बाद में इन्वेस्टिगेटर्स को बताया कि जब वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था उसे लगा डोर खोलना मुश्किल हो रहा है। अटैक के दौरान अफरा तफरी का माहौल था। कुछ ही देर बाद अटैकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद 3 टीनेजर्स उस पार्किंग लॉट में आए। उन्होंने घायल कपल को देखा और तुरंत अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया। पुलिस रात करीब 12:20 पर पहुंची। डार्लिन फेरिन को हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन डॉक्टर्स उनकी जान नहीं बचा सके। माइकल जिंदा बच गया और इसी वजह से इन्वेस्टिगेटर्स को पहली बार अटैकर का आई विटनेस डिस्क्रिप्शन मिला। माइकल ने बताया कि एक वाइट मेल था, मीडियम हाइट, हैवी बिल्ड, ब्रॉड फेस और डार्क कपड़े पहने हुए। ये डिस्क्रिप्शन इन्वेस्टिगेशन के लिए इम्पोर्टेंट था लेकिन इतना स्पेसिफिक नहीं था कि किसी एक इंसान को आइडेंटिफाई किया जा सके। पुलिस को कई टिप्स मिली लेकिन कोई भी टिप पक्के सबूत में नहीं बदली। अटैक के लगभग 40 मिनट बाद वलेहो पुलिस डिपार्टमेंट वीपीडी के फोन की घंटी बजी। कॉल एक पब्लिक पे फोन से की गई थी जो पुलिस हेडक्वार्टर से ज्यादा दूर नहीं था। कॉलर ने ऑफिसर्स को ब्लू रॉक स्प्रिंग्स की लोकेशन बताई और फिर एक और हैरान कर देने वाली बात का दावा किया। उसने कहा कि वही इंसान पिछले साल लेक हरमन रोड पर हुए डबल मर्डर के लिए भी जिम्मेदार है। ये फोन कॉल इन्वेस्टिगेशन का टर्निंग पॉइंट था। अब डिटेक्टिव्स के सामने सिर्फ एक मर्डर केस नहीं था, उनके पास 2 अलग अलग क्राइम केस थे और एक एनोनिमस कॉलर जो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम अब भी थी, फोन कॉल किसी की आवाज थी, सबूत नहीं। डिटेक्टिव्स को अब भी फिजिकल एविडेंस चाहिए था जो इस क्लेम को वेरीफाई कर सके। नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में लोगों के बीच डर बढ़ने लगा था। पेरेंट्स अपने बच्चों को रात में बाहर जाने से रोकने लगे। कपल सुनसान जगहों पर जाने से बचने लगे। पुलिस ने पेट्रोल्स बढ़ा दी लेकिन जिस इंसान की तलाश चल रही थी उसने अब तक अपनी असली पहचान का कोई निशान नहीं छोड़ा था। इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू ही हुई थी। 1 महीने बाद कैलिफोर्निया के 3 बड़े न्यूज़पेपर्स को कुछ लेटर्स मिलने वाले थे। लेटर्स जिन्होंने इस केस को पूरी दुनिया की हेडलाइन बना दिया। जब एक अननोन किलर ने पूरी पुलिस फोर्स और मीडिया को चैलेंज कर दिया। ब्लू रॉक स्प्रिंग्स अटैक के बाद वलेहो पुलिस के पास एक आई विटनेस था, एक एनोनिमस फोन कॉल थी और 2 अलग अलग क्राइम सीन्स। लेकिन इन सब के बावजूद इन्वेस्टिगेशन किसी कंक्रीट सस्पेक्ट तक नहीं पहुंच पा रही थी। फिर आया अगस्त 1969 और इसी महीने ने इस केस को एक ऐसा मोड़ दिया जिसने सिर्फ इस केस को सिर्फ एक लोकल मर्डर इन्वेस्टिगेशन नहीं बल्कि पूरे अमेरिका की हेडलाइन बना दिया। हिलना मत, मुझे तुम्हारा पैसा और कार की चाबियां चाहिए, समझे? ठीक है। 1 अगस्त 1969 को नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के 3 बड़े न्यूज़पेपर को अलग अलग एनवेलप रिसीव हुए। हर एनवेलप में एक हैंड रिटन लेटर था और उसके साथ एक एनक्रिप्टेड मैसेज का एक हिस्सा। तीनों न्यूज़पेपर्स को भेजे गए कोड अलग अलग थे। जब उन्हें साथ जोड़ा गया तब एक पूरा क्रिप्टोग्राम बना। लेटर भेजने वाले ने दावा किया कि लेक हरमन रोड और ब्लू रॉक स्प्रिंग्स अटैक उसी ने किए थे। पुलिस के लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि लेटर्स में कुछ ऐसी डिटेल थी जो उस वक्त पुलिस को भी नहीं पता था। पुलिस के लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि लेटर्स में कुछ ऐसी डिटेल्स थी जो उस वक्त पुलिस को भी नहीं पता था। लेकिन इसी वजह से डिटेक्टिव्स ने इन लेटर्स को बहुत सीरियसली लेना शुरू किया। लेटर्स के साथ भेजा गया साइफर एक सिंपल पजल नहीं था। ये सिंबल्स, लेटर्स और पैटर्न्स का एक कॉम्बिनेशन था। सेंडर का कहना था कि अगर इस कोड को सोल्व कर दिया गया तो उसकी आइडेंटिटी समझने में मदद मिल सकती है। पुलिस डिपार्टमेंट के पास उस वक्त बहुत कम ट्रेंड क्रिप्टोग्राफर्स थे, इसलिए न्यूज़पेपर्स ने भी पब्लिक से मदद मांगी। हजारों लोगों ने इस कोड को सोल्व करने की कोशिश की। कुछ लोगों ने इसे मैथमेटिकल पैटर्न बताया, कुछ ने मिलिट्री एनक्रिप्शन। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक स्कूल टीचर और उनकी वाइफ ने इस क्रिप्टोग्राम का एक बड़ा हिस्सा डिकोड करने का क्लेम किया। इन्वेस्टिगेटर्स ने उनके सोल्यूशन को एग्जामिन किया और उसे काफ़ी हद तक सही भी माना। अब ये केस सिर्फ डिटेक्टिव्स के बीच नहीं रहा था, हर न्यूज़पेपर इस मिस्ट्री को कवर कर रहा था। हर नई रिपोर्ट के साथ पब्लिक क्यूरियोसिटी
और फियर दोनों बढ़ते जा रहे थे। पुलिस पर प्रेशर था कि किलर को जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई किया जाए, लेकिन मीडिया कवरेज का एक नुकसान भी हुआ। हर रोज नए टिप्स आने लगे। किसी ने अपने पड़ोसी पर शक किया, किसी ने अपने कोलीग पर, और कुछ लोग सिर्फ अटेंशन के लिए फॉल्स इन्फॉर्मेशन देने लगे। इन्वेस्टिगेशन को हर टिप वेरीफाई करनी पड़ती थी। इससे इन्वेस्टिगेशन और भी कॉम्प्लिकेटेड होती चली गई। 4 अगस्त 1969, सिर्फ 3 दिन बाद एक और लेटर न्यूज़पेपर ऑफिस पहुंचता है। इसी लेटर में पहली बार सेंडर ने एक नाम इस्तेमाल किया, ज़ोडिएक। ये वही नाम था जो आगे चलकर इस दुनिया में इसी केस की पहचान बनने वाला था। लेटर में उसने अपने नाम पहले भेजे गए मैसेजेस का रेफरेंस दिया और कुछ एडिशनल डिटेल्स लिखी, जिन्हें डिटेक्टिव्स ने ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन के कॉन्टेक्स्ट में एनालाइज किया। पुलिस ने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स, फिंगरप्रिंट स्पेशलिस्ट्स और डॉक्यूमेंट एग्जामिनर्स को इन्वॉल्व किया, लेकिन अवेलेबल टेक्नोलॉजी के बावजूद किसी एक सस्पेक्ट की डेफिनेटिव आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकी। अब केस सिर्फ वलेहो पुलिस का नहीं रहा था। बेनिशिया पुलिस, नापा काउंटी शेरिफ ऑफिस, सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट और बाद में FBI भी इंफॉर्मेशन शेयर करने लगी। लेकिन उस दौर में अलग अलग एजेंसीज के रिकॉर्ड्स और कम्युनिकेशन सिस्टम आज की तरह इंटीग्रेटेड नहीं थे। कई बार इंफॉर्मेशन शेयर होने में डिले हुआ। कई बार अलग एजेंसीज ने एक ही लीड पर अलग डायरेक्शन में काम किया। कई बार अलग एजेंसीज एक ही लीड पर अलग डायरेक्शन में काम कर रही थी। ये कोऑर्डिनेशन चैलेंज भी इन्वेस्टिगेशन को मुश्किल बनाते गए। अगस्त 1969 के लेटर्स ने इन्वेस्टिगेटर्स को एक बात समझा दी थी, ये सिर्फ एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन नहीं थी। अब उनके सामने एक ऐसा ऑफेंडर था जो मीडिया अटेंशन चाहता था, पुलिस को चैलेंज कर रहा था और हर नए डेवलपमेंट के साथ इन्वेस्टिगेशन को और कॉम्प्लेक्स बना रहा था। लेकिन सबसे खौफनाक इंसिडेंट अभी बाकी था। सितंबर 1969, लेक बेरिएसा। सितंबर 1969, इन्वेस्टिगेटर्स एक पैटर्न समझने की कोशिश कर रहे थे। पहले 2 अटैक्स में फायरआर्म्स का इस्तेमाल हुआ था और दोनों इंसिडेंट्स लवर्स लेन के आसपास हुए थे। लेकिन अगला कंफर्म्ड इंसिडेंट इस पैटर्न से काफ़ी अलग था। 27 सितंबर 1969, लेक बेरिएसा, नापा काउंटी, कैलिफोर्निया। 27 सितंबर की दोपहर ब्रायन हार्टनेल और सिसिलिया शेफर्ड लेक बेरिएसा के पास पिकनिक मना रहे थे। ये जगह वीकेंड पर काफ़ी लोगों के लिए रिलैक्सेशन स्पॉट हुआ करती थी। इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स के मुताबिक कुछ समय बाद उन्होंने एक अजनबी व्यक्ति को आसपास देखा। पहले वो कुछ दूर था, फिर वो उनकी तरफ आया। डिटेक्टिव्स के डॉक्यूमेंट के अनुसार उस व्यक्ति ने अपनी पहचान छुपाने के लिए एक डिस्टिंक्टिव ब्लैक हुडी पहना हुआ था, जिसके फ्रंट पर एक सर्कुलर क्रॉस हेयर जैसा सिंबल बना था। इसी सिंबल को बाद में इन्वेस्टिगेटर्स ने पहले भेजे गए लेटर से कंपेयर किया। इस केस में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि इंसिडेंट के बाद इन्वेस्टिगेटर्स को पहले के मुताबिक ज़्यादा फिजिकल एविडेंस मिला। क्राइम सीन को सिक्योर किया गया। डिटेक्टिव्स ने फुटप्रिंट, टायर इंप्रेशंस और विक्टिम स्टेटमेंट्स को केयरफुली डॉक्यूमेंट किया। ब्रायन हार्टनेल जिंदा बच गई और उन्होंने इन्वेस्टिगेटर्स को इंसिडेंट के बारे में डिटेल्ड स्टेटमेंट दी। उनकी टेस्टिमनी ने डिटेक्टिव्स को सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स समझने में मदद की, लेकिन अटैकर की पहचान फिर भी एस्टेब्लिश नहीं हो सकी। इन्वेस्टिगेशन के बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने एक और अनयूजुअल डिस्कवरी की। विक्टिम्स की कार के डोर पर मार्कर से कुछ डेट्स और लोकेशन लिखी हुई मिली। डिटेक्टिव्स ने उन डेट्स को पहले के डेट से कंफर्म किया। विक्टिम्स की कार के डोर पर मार्कर से कुछ डेट्स और लोकेशंस लिखी हुई मिली। डिटेक्टिव्स ने इन डेट्स को पहले के कंफर्म्ड अटैक से कंपेयर किया। ये लिखावट इन्वेस्टिगेशन के लिए सिग्निफिकेंट थी क्योंकि इसने अलग अलग इंसिडेंट के बीच पॉसिबल कनेक्शन को और मजबूत किया। नापा काउंटी शेरिफ ऑफिस ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इस बार मल्टीपल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पहले से ज़्यादा क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रही थी। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स, फिंगरप्रिंट एग्जामिनर्स और फोरेंसिक टीम को भी इन्वॉल्व किया गया। हर नया पीस ऑफ एविडेंस कंपेयर किया गया। लेटर से लेकर क्राइम सीन सब ऑब्जर्वेशन तक थे, लेकिन फिर भी डिटेक्टिव्स के पास कोई ऐसा कंक्लूसिव प्रूफ नहीं था जो किसी एक सस्पेक्ट की तरफ सीधा इशारा कर सके। लेक बेरिएसा इंसिडेंट के बाद इन्वेस्टिगेटर्स को एक बात समझ में आ गई, ऑफेंडर का बिहेवियर प्रेडिक्टेबल नहीं था। हर नया इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन को और कॉम्प्लेक्स बना रहा था। डिटेक्टिव्स को अपनी अजम्पशंस दोबारा इवेल्युएट करनी पड़ी और हर पॉसिबिलिटी को नए नज़रिए से देखना पड़ा। सिर्फ कुछ दिनों बाद इन्वेस्टिगेशन एक और सिटी तक पहुंचने वाली थी। इस बार इंसिडेंट सैन फ्रांसिस्को के बीचों बीच
हुआ और इसी केस ने नेशनल मीडिया का अटेंशन और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। हाँ, लुगर है। सितंबर 1969 के लेक बेरिएसा इंसिडेंट के बाद इन्वेस्टिगेटर्स को लग रहा था कि शायद उन्हें ऑफेंडर के बिहेवियर का कुछ पैटर्न समझ आ रहा है, लेकिन सिर्फ कुछ ही दिनों बाद एक नया क्राइम सीन सामने आया जिसने पूरी इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन ही बदल दी। इस बार इन्वेस्टिगेशन वलेहो या नापा तक सीमित नहीं रही, सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट भी इस केस का हिस्सा बन गया। अब अलग अलग काम कर रही सभी एजेंसीज को आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ रही थी। आज के डिजिटल डेटाबेसेस उस दौर में मौजूद नहीं थे, रिकॉर्ड फाइल्स में होते थे, रिपोर्ट्स मैनुअली कंपेयर की जाती थी और कम्युनिकेशन आज के मुकाबले काफ़ी स्लो था। यही वजह थी कि डिटेक्टिव्स को हर नई लीड वेरीफाई करने में काफ़ी समय लगता था। क्राइम सीन से फिंगरप्रिंट्स, विटनेस स्टेटमेंट्स और फिजिकल एविडेंस कलेक्ट किया गया। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स ने एनोनिमस लेटर्स को एनालाइज किया। फिंगरप्रिंट एग्जामिनर ने अवेलेबल प्रिंट्स कंपेयर किए। बैलिस्टिक्स एक्सपर्ट्स ने रिकवर्ड बुलेट्स और कार्ट्रिज केसेस का एग्जामिनेशन किया, लेकिन फोरेंसिक साइंस उस वक्त अपनी शुरुआत स्टेज में थी। डीएनए प्रोफाइलिंग जैसे मॉडर्न टूल्स अभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। आज जिस एविडेंस से कुछ घंटों में रिजल्ट मिल सकता है, उस वक्त वही इन्वेस्टिगेशन को महीनों तक ले जाया जाता था। 12.SFPD0 इस कोड के साथ लगा नक्शा तुम्हें बताएगा कि बम कहाँ लगा है। उसे खोजने के लिए तुम्हारे पास पतझड़ तक का समय है। मैं ज़ोडिएक बोल रहा हूँ। मुझे ज़रा दुख है कि तुम लोग अच्छे से ज़ोडिएक बटन्स नहीं पहन पाए, तो अब मेरी छोटी सी सूट। हर नए डेवलपमेंट के बाद न्यूज़पेपर में हेडलाइंस छप रही थी, टेलीविज़न चैनल्स भी अपडेट्स दिखाने लगे। इस पब्लिसिटी का एक पॉजिटिव इफेक्ट था, पुलिस को हज़ारों टिप्स मिलने लगी, लेकिन एक नेगेटिव साइड भी थी। बहुत सी इन्फॉर्मेशन गलत निकली। कई लोग सिर्फ अटेंशन के लिए पुलिस को कॉल्स करते, डिटेक्टिव्स को हर क्लेम वेरीफाई करना पड़ता। इस वजह से वैल्यूएबल इन्वेस्टिगेशन टाइम भी कंज्यूम हुआ। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने कई लोगों से क्वेश्चनिंग की। कुछ सस्पेक्ट पब्लिक डिस्कशन का हिस्सा बने, लेकिन किसी के खिलाफ ऐसा कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला जो कोर्ट में उनकी गलती या उनको गिल्टी प्रूव करा सके। इसी वजह से इन्वेस्टिगेटर्स बार बार एक ही बात दोहराते रहे, सस्पिशन और प्रूफ दोनों अलग चीजें होती है। किसी व्यक्ति पर शक होना और उसके खिलाफ लीगली सफिशिएंट एविडेंस होना, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस इन्वेस्टिगेशन के अनसॉल्व्ड रहने के कई रीजन थे। मल्टीपल एजेंसीज का मिलकर काम करना, लिमिटेड फोरेंसिक टेक्नोलॉजी, इनकंसिस्टेंट विटनेस डिस्क्रिप्शंस, एनॉर्मस पब्लिक प्रेशर और फिजिकल एविडेंस की कमी। हर नया क्ल्यू एक नई पॉसिबिलिटी खोलता था, लेकिन किसी फाइनल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचता था। साल बीत गए, टेक्नोलॉजी बदल गई, साइंस बदल गई, लेकिन एक सवाल वही रहा, क्या मॉडर्न फोरेंसिक साइंस उस राज को सोल्व कर पाएगी जो 1960s की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकी। 1969 से लेकर आज तक हजारों पेजेस की रिपोर्ट्स लिखी गई, लेकिन 100 ऑफ सस्पेक्ट को इन्वेस्टिगेट किया गया। विटनेसेस से दोबारा बात की गई, पुराने एविडेंस को नए फोरेंसिक मेथड से एग्जामिन किया गया, लेकिन एक सवाल आज भी वही है, ज़ोडिएक था कौन? 1970s के इन्वेस्टिगेटर्स के पास फिंगरप्रिंट्स, बैलिस्टिक्स और हैंडराइटिंग एनालिसिस जैसे टूल्स थे, लेकिन आज फोरेंसिक साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है। डीएनए प्रोफाइलिंग, डिजिटल इमेज एनहांसमेंट और एडवांस डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन जैसे मेथड्स ने कई पुराने कोल्ड केसेस सॉल्व किए हैं। इसी उम्मीद के साथ ज़ोडिएक केस के कुछ एविडेंस को भी दोबारा एग्जामिन किया गया। इन्वेस्टिगेटर्स ने एनवलप्स और स्टैम्प्स पर बायोलॉजिकल ट्रेसेस ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अवेलेबल सैंपल्स या तो बहुत कम थे, कंटामिनेटेड थे, या फिर उनसे डेफिनेटिव डीएनए प्रोफाइल एस्टेब्लिश नहीं हो सकी। सालों में कई नाम सामने आए, कुछ लोगों पर पब्लिक का ध्यान ज़्यादा गया, कुछ पर इन्वेस्टिगेटर्स ने गहरी इंक्वायरी की। सबसे ज़्यादा डिस्कस किए गए नामों में से एक था आर्थर ली एलन। उनके खिलाफ कुछ सर्कमस्टेंशियल पॉइंट्स डिस्कस किए गए, लेकिन फिंगरप्रिंट्स, हैंडराइटिंग और बाद में अवेलेबल डीएनए एविडेंस उन्हें कंक्लूसिवली आइडेंटिफाई नहीं कर सके। इसी तरह और भी कई सस्पेक्ट मीडिया रिपोर्ट और बुक्स में सामने आए, लेकिन किसी के खिलाफ ऐसा एविडेंस नहीं मिला जो लीगल स्टैंडर्ड पर उनको गिल्टी प्रूव कर सके। इसलिए आज भी किसी भी सस्पेक्ट को ऑफिशियली ज़ोडिएक किलर कभी डिक्लेयर नहीं किया गया। एक कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि ज़ोडिएक केस सॉल्व हो चुका है, रियलिटी इज डिफरेंट। अलग अलग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने सालों तक इस केस पर काम किया,
कुछ लोकल इन्वेस्टिगेशंस ऑफिशियली इनएक्टिव हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मिस्ट्री सॉल्व हो गई। केस के कुछ हिस्सों को आज भी कोल्ड केस के रूप में प्रिजर्व किया गया है। अगर फ्यूचर में कोई क्रेडिबल एविडेंस या फोरेंसिक ब्रेक थ्रू मिलता है तो इन्वेस्टिगेटर्स उसका रिव्यू कर सकते हैं। इस इन्वेस्टिगेशन का एक यूनिक पहलू था एनक्रिप्टेड साइफर्स। इनमें से कुछ कोड्स बाद के सालों में इंडिपेंडेंट क्रिप्टोग्राफी एक्सपर्ट और रिसर्च की मदद से डिकोड किए गए, लेकिन इन डिकोडेड मैसेज से भी किसी सस्पेक्ट की आइडेंटिटी कंक्लूसिवली एस्टेब्लिश नहीं हो सकी। ये केस फोरेंसिक साइंस, क्रिप्टोग्राफी और इन्वेस्टिगेटिव कोऑर्डिनेशन पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए आज भी एक इम्पोर्टेंट केस स्टडी माना जाता है। ज़ोडिएक केस सिर्फ इसलिए फेमस नहीं है क्योंकि वो अनसॉल्व्ड है, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसने लॉ इन्फोर्समेंट को ये सिखाया कि मल्टीपल एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन कितना ज़रूरी होता है। इसने फोरेंसिक साइंस के एवोल्यूशन की इम्पोर्टेंस को भी हाईलाइट किया, और सबसे बढ़कर इसने हमें याद दिलाया कि हर कोल्ड केस के पीछे रियल लोग और रियल फैमिलीज होती हैं जो सालों तक आंसर्स के इंतजार करती हैं। आज आधी सदी से भी ज़्यादा वक्त बीत चुका है। कई डिटेक्टिव्स रिटायर हो चुके, कई विटनेसेस अब इस दुनिया में नहीं रहे। टेक्नोलॉजी बदल गई, दुनिया बदल गई, लेकिन कुछ फाइल्स आज भी आर्काइव पर रखी हुई हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद एक दिन कोई नया सबूत मिले। तब तक ज़ोडिएक किलर की असली पहचान इतिहास के सबसे बड़े अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक बनी हुई है।